के अंदर जो अक्यूज था ना राणा, उसकी पेटिशन जो कि इंडिया के अंदर उसको भेजा जा रहा है, उसको लेकर है। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है हमारे लिए। एक तो ये दिल्ली वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के अंदर पूरे साल के लिए फायर क्रैकर को बैन कर दिया गया है। कोई दिवाली नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, सब लोगों के लिए सारी ईयर है जो कि बराबर है, सबको ध्यान रखना जरूरी है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इम्पोज कर दिया पूरे साल का बैन मैन्युफैक्चरिंग करने पे, स्टोर करने पे और बेचने के ऊपर, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। किसी प्रकार का कोई भी फायर क्रैकर एनसीटी रीजन के अंदर यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है एक्चुअली में, वहां पर अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से जो है ना सिर्फ विंटर मंथ के टाइम पर ही एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता था। और दो पहले तो सीजनल बैन था एक्चुअली, 2023 के अंदर इस बैन के पीरियड को जो है वो बढ़ा दिया गया था 1 जनवरी 2025 तक। अब इसको परमानेंट है जो कि आगे बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था और दिल्ली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया है कि हमने परमानेंट बैन है जो कि लगा दिया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है सेक्शन 5 के अंदर ये बात बोली जाती है कि अगर आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से बैन लगा सकते हो, आपके पास पावर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया है यूपी और हरियाणा को भी कि वो भी इस तरीके के सिमिलर मेजर्स अपनाए, क्योंकि अगर दिल्ली अपना रहा है, आसपास के नहीं अपना रहे, तो वो एयर विंड के थ्रू दिल्ली में जाने वाली है, तो वो एक और चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान ने भी अपने सबमिट किया है लेटर जिसमें उन्होंने बोला है कि वो कंप्लायंस करेंगे इस चीज को और एनसीआर एरिया के अंदर इसको बैन करेंगे। अब एनसीआर के अंदर ऑलरेडी आपको मालूम है काफी ज्यादा फैक्ट्री के काम होते हैं, रेवाड़ी भिवाड़ी अगर अलवर, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गुड़गांव के अंदर ऑलरेडी बहुत फैक्ट्रीज है, तो वहां से तो प्रोटेक्शन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो ऑलरेडी धूल डस्ट बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है उसके अंदर, फिर ये फायर क्रैकर उसके अंदर और ज्यादा हालत है जो कि खराब कर देते हैं, है ना। तो चैलेंजेस जो अभी ये एक है, एक तो कंसल्टेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉपरली कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा है एक दूसरे से राज्यों से। नॉइज और एयर पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ है, और इसको लगाने से एनवायरनमेंट के तो बेनिफिट होंगे, लीगल फ्रेमवर्क भी स्ट्रांग होगा, नेशनल कोऑर्डिनेशन। अब अभी क्या होता है, एक जगह पे अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है ना, तो फिर इसको कॉपी किया जा सकता है बाकी जगह पे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये एनसीआर का रीजन है, दिल्ली तो एनसीटी हो गया। और ये हरियाणा, इसमें 24 आपको डिस्ट्रिक्ट है जो कि एनसीआर में मिलेंगे टोटल, जिसमें मैक्सिमम जो है वो हरियाणा के हैं। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा हरियाणा के हैं ये सारे के सारे, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गौतम, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं, सॉरी ये हरियाणा के हैं इधर वाले, ये आपके यूपी के हो गए सारे, है ना। और ये राजस्थान के हैं, अलवर और भरतपुर, ये दो ही है राजस्थान के जो कि एनसीआर के अंदर आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ऑलराइट। तो ये पूरे रीजन को भी जो है, अभी दिल्ली जो है वो बेचारा बीच में रह जाता है, दिल्ली की वजह से ही यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब इधर की एयर जो है वो दिल्ली को भी बड़ा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो पूरा फैक्ट्री स्पेसिफिक बन चुका है। रेवाड़ी अगर आप देखोगे, गुड़गांव है, फरीदाबाद है ना, नुआ, जज जज यहाँ पे तो क्या ज्यादा कुछ अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है सियाली रीजन में तो, है ना। लेकिन ये जो आसपास का रीजन है, यहाँ पे अलवर है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा पोल्यूशन के इश्यूज है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14, जहां पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है 8 मेजर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, जिनको बोला जाता है D8। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, ये D8 क्या सिग्निफाई करता है, डेवलपिंग कंट्रीज जो कि वेस्ट एशिया में मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है। तो वो उनका ये मानना है। अभी उन सब ने जो है मीटिंग करी है कि किस तरीके से सीरिया के अंदर जो वहां के प्रेसिडेंट गए हैं असद, उसके बाद में वहां पे कैसे कंट्रोल या डैमेज को जो है वो कम करना है। तो यहाँ पे यूनिटी और पीस इन सीरिया, इसको लेकर जो है, सीरिया देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीरिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि अगर वहां पे प्रॉब्लम हुई ना, तो उसके आसपास के जितने कंट्रीज है ना वहां पे प्रॉब्लम होती है, और फिर इसराइल को प्रॉब्लम होती है, फिर इसराइल युद्ध करता है। तो इसलिए वहां पे पीस एंड सेफ्टी होना, सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। तो मेजरली टर्की और ईरान, ये दो यहाँ पे मेजर पार्टीज है। टर्की ने तो अपोजिशन को फेवर किया था, ईरान ने जो है यहाँ पे असद को फेवर किया था रशिया के साथ में, लेकिन अभी असद जा चुके हैं। तो टर्की और जो वेस्टर्न ब्लॉक है, एक तरीके से उन्हीं की जीत है जो कि सीरिया के अंदर डिप्लोमेटिकली देखने को मिलती है। लेकिन अब कैसे टेरर फ्री सीरिया जोन बनाया जाएगा, ये चैलेंज है ना, क्योंकि जब इस तरीके की एक्टिविटीज होती है तो दो बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। एक तो जो रिबेलियन ग्रुप है, टेररिज्म ग्रुप है, वो बहुत जल्दी एक्टिव होता है, और उसके बाद वहां पे जो माइनॉरिटीज है वहां पे वो एक क्राइसिस देखने को मिलता है। और इस रीजन के अंदर भी जो है सिया सुन्नी वाला भी काफी बड़े इश्यूज है जो कि देखने को मिलते हैं, है ना। कुर्दिश है और भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स है जो आपस में बहुत लड़ाई करते हैं, है ना। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है कि कौन अब जो है प्रॉपर तरीके से इसको रूल करेगा, गवर्नेंस एक इशू है। और वेस्ट एशिया का ये जो पूरा इशू है, इसी की वजह से ये D8 की मीटिंग है जो कि करी गई है। ऑलराइट,
चलिए, बाकी तो कुछ खास है नहीं इसमें ऐसा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, D8, डेवलपिंग 8 इसको कहते हैं, जो कि मेजरली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है। नेक्स्ट है पेज नंबर 15, बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड ने भी अपनी आर्मी ट्रेनिंग की शुरुआत है जो कि कर दी है, क्योंकि फिनलैंड को भी ये डर है, जैसे यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया है नाटो में शामिल होने के से पहले ही, इस तरीके से कल को फिनलैंड तो ऑलरेडी नाटो में शामिल हो चुका है, 31वां कंट्री बन चुका है, तो कल को रशिया फिनलैंड पे भी अटैक ना कर दे। 1300 से भी ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर दोनों की शेयर होती है, इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेनिंग अपने लोगों की करवानी चालू कर दी है, तो काफी लार्ज स्केल के ऊपर ये काम करना चालू कर दिया है। तो अभी वेपन ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा फिनलैंड में देखने को मिलेगी, बढ़ गई है सिटीजन के बीच में भी, है ना। जब रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा अटैक किया गया, तो फिनिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया प्लान कि वो 300 नए शूटिंग रेंज बनाएगी, ताकि नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। नाटो का एज ए 31st मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, तो नाटो का मेंबर बनने के बाद तो क्या फिनलैंड को भी एक डिफेंस मैकेनिज्म मिल चुका है, क्योंकि एक नाटो पे हमला हुआ यानी कि सबके ऊपर हमला हुआ, राइट। तो 1340 किलोमीटर की बॉर्डर है रशिया के साथ में, जहां पे अपने डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, शूटिंग रेंज बढ़ा दी है, ट्रेनिंग बढ़ा दी है। ऑलरेडी इन्होंने ऐसे 50,000 सिविल डिफेंस शेल्टर भी बना रखे हैं। कल को अगर युद्ध हो जाए तो लोग कहाँ जाएंगे, या लोगों को, ज्यादातर लोगों को पास के देशों के अंदर शेल्टर लेनी पड़ती है। फिनलैंड ने इसका पहले से जुगाड़ किया हुआ है। फिनलैंड ने ऐसे 50,000 शेल्टर होम्स बना रखे हैं, जिनकी लोकेशन बहुत ज्यादा यूनिक है, और वहां पे 95% पॉपुलेशन जो है वो सेव हो सकती है। तो कल को अगर फिनलैंड के अंदर इस तरह के कोई इश्यू आते हैं, क्योंकि फिनलैंड पहले झेल चुका है सब विंटर वॉर्स, पहले रशिया के साथ में पहले काफी झेल चुका है वो, राइट। तो इस वजह से उसने बहुत पहले से इसके ऊपर डेवलपमेंट चालू कर दिया था, तो 95% पॉपुलेशन जो है वो सेव कर सकता है शेल्टर होम में, उनको देश छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। इस लेवल पे फिनलैंड ने जो है वो काम किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए